ma'am, the that Modi we government will in punish earlier this year anybody. did bring a very stringent law on paper leaks. The law is a central law that covers central exams. The question is implementation on the ground. हेलो गाइस, वेलकम टू डिफेंस एंड एग्जाम कॉर्नर। और आज हम बात करेंगे अपने मुल्क के एजुकेशन सिस्टम पर। और जो रिसेंटली हमने देखा द कंट्रोवर्सी सराउंडिंग द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट्स, जिसको हम नीट यूजी कहते हैं, दैट हैज रीइग्नाइटेड द डिबेट वेदर एजुकेशन शुड बी मूव्ड बैक टू द स्टेट लिस्ट इन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। और ये सब मैं यहाँ पर इसलिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा क्योंकि एक आर्टिकल जो इंडियन एक्सप्रेस में आया था वो सिविल एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ा क्रिस्प आर्टिकल है, शॉर्ट है, लेकिन मैं इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग से डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा कि आप सब तक ये पहुंचे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग इस आर्टिकल को समझने की। आर्टिकल टाइटल्ड है शुड एजुकेशन बी ब्रॉट टू द स्टेट लिस्ट, और ये आर्टिकल लिखा है एक सीनियर रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर ने, रागा राजन सर, जिनके बहुत ही राइट अप्स आर्टिकल सिविल एग्जाम्स के लिए आते हैं इंडियन एक्सप्रेस में। और डिबेट क्या छेड़ी है दैट नीट यूजी हैज फेस्ड इश्यूज लाइक द अवार्ड ऑफ ग्रेस मार्क्स, एलिगेशन ऑफ पेपर लीक्स एंड अदर इरेगुलरिटीज। और फिर हम एडिशनली क्या देखते हैं, रिसेंटली यूजीसी जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, उन्होंने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको हम नेट कहते हैं, जो एग्जाम लिया था दैट वाज कैंसल्ड। और फिर एग्जाम्स लाइक सीएसआर नेट जो फिजिक्स वाले देते हैं, इंजीनियरिंग वाले, एंड नीटी पीजी वर आल्सो पोस्टपोन्ड। हालांकि इन सब की अब नोटिफिकेशन री एग्जाम्स का निकला है, लेकिन these issues has prompted and re-evaluation of how education is governed in India। और मैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में बात करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आर्टिकल्स को देखकर, आर्टिकल में बड़ा क्रिस्प लिखा है, शॉर्ट लिखा है, लेकिन यहाँ पर मैं ये बता दूं कि क्या पहले एजुकेशन जो है ये स्टेट लिस्ट में था या कंकरेंट लिस्ट में था। और जो बड़ी डिबेट छेड़ी गई है, जिस तरह से तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने भी, जिस तरह हमने देखा नीट के खिलाफ उन्होंने जिस तरह से प्रोटेस्ट भी किया या उस पर लिखा भी, एक यूनिफॉर्मिटी की वो बात नहीं करते हैं। हम थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं। देखिए, सबसे पहले ब्रिटिश रूल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखेंगे ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, आप इसको जरूर पढ़िएगा, ये एस्टैब्लिश कर रहा है एक फेडरल स्ट्रक्चर। अब फेडरल स्ट्रक्चर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स बिटवीन द फेडरल लेजिस्लेचर जो आज की यूनियन गवर्नमेंट है एंड द प्रोविंसेस जो आज के स्टेट्स हैं। Education was considered an important public good and was placed under the provincial list, meaning it was managed by the provinces, यानी आज की जो states हैं। फिर जब हम आज़ाद हो गए, पोस्ट इंडिपेंडेंस, जब हमें आज़ादी मिली अंग्रेजों से, आफ्टर इंडिया के गेन इंडिपेंडेंस, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स कंटिन्यूज, यानी एजुकेशन जो है ये स्टेट लिस्ट में ही था और स्टेट लिस्ट में रहा। विद एजुकेशन रिमेन्स अंडर द स्टेट लिस्ट, दिस अलाउड ईच स्टेट टू मैनेज इट्स एजुकेशनल पॉलिसीज एंड सिस्टम्स इंडिपेंडेंटली। अब हम थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ था, कि एजुकेशन जो है ये पहले स्टेट लिस्ट में था और अब जो है ये कॉन्करेंट लिस्ट में है, अब ये स्टेट लिस्ट में नहीं है। और इसके पीछे वजूहात क्या है, और थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करूंगा मैं, समझाने की कोशिश भी करूंगा कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्करेंट लिस्ट है दैट रेफर्स टू द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स दैट आर अंडर द jurisdiction of joint jurisdiction of both the central government and the state government. This means that both the state government and the central government have the power to legislate on this subject. अगर कंकरेंट लिस्ट की बात करेंगे, इसमें कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, इसमें क्रिमिनल लॉ आता है, प्रोसीजर सिविल लॉ है, इसमें मैरिज एंड डिवोर्स है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इसमें लेबर वेलफेयर है, सोशल सिक्योरिटी है, एजुकेशन है इंक्लूडिंग टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटीज। ऑन द अदर हैंड जो स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट का मतलब होता है इट रेफर्स टू द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स दैट आर अंडर द एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, यानी इसका मतलब होता है कि ओनली द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दीज सब्जेक्ट्स। अब ऑथर जो है इस आर्टिकल का, ही आर्ग्यूज दैट द एजुकेशन शुड बी मूव्ड बैक फ्रॉम द कंकरेंट लिस्ट, यानी सेंट्रल लिस्ट से टू द स्टेट लिस्ट, मीनिंग दैट एजुकेशन शुड बी अंडर द एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। रीजंस वो आगे देखता है, लेकिन सबसे पहले मैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि क्या है ये सब, रीजन क्या है और क्यों ये शिफ्ट हुआ था, शिफ्ट क्यों कंकरेंट लिस्ट में हुआ था स्टेट। देखिए, आपको इमरजेंसी एरा सबको मालूम होगा, ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड 1975 से लेकर 1977 तक, जहां पर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी, द कांग्रेस पार्टी एस्टैब्लिश्ड अ सवान सिंह कमेटी। और सवान सिंह कमेटी जो है, इसमें आगे मैं आपको थोड़ा बता दूंगा, टू रिकमेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। One significant recommendation was to move education to the concurrent list, which would allow both the union and the state
to legislate on this subject. ये change जो थी, this aim to create uniform education policies across India. The recommendations was implemented through the 42nd Constitutional Amendment, in 1976. यानी 42nd Amendment किया गया था 1976 में, और उसमें से जो एजुकेशन था जो स्टेट लिस्ट में था उसको उठा के इस सब्जेक्ट को कंकरेंट लिस्ट में डाला गया. both state as well as the state can legislate. There was a little debate on rationale provided and the amendment was ratified by the states without much discussion. उस टाइम इसमें मैं आपको थोड़ा बता दूंगा कि जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी, जो एक रिकमेंडेशन कमेटी बनी, जो बनाई गई थी इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने जो बनाया इसको, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1976 स्वर्ण सिंह कमेटी टू प्रपोज द इंक्लूजन ऑफ ए चैप्टर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन. और ये एक इमरजेंसी में किया गया था. जो कमेटी वाज चेयर्ड बाय सरदार स्वर्ण सिंह एंड हैड 12 मेंबर्स इन टोटल. रिकमेंडेशन इसकी बहुत सारी थी, शायद 8-10 थी शायद. एक रिकमेंडेशन ये था कि एडिशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन को ऐड किया जाए, इंक्लूड किया जाएगा एजुकेशन को, जो हमारा टॉपिक है, इन द कंकरेंट लिस्ट, और एस्टैब्लिश किया जाए ऑफ एन ऑल इंडिया एजुकेशन सर्विस. इसी में क्रिएशन ऑफ यूजीसी का, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है वो स्वर्ण सिंह कमेटी के ही द्वारा बनी 1976 में, 75-76 में. बहुत 8-10 चीजें थी उसमें, फिर अपोज भी बहुत हुआ, लेकिन वो पास नहीं हुआ. लेकिन एजुकेशन को जो है स्टेट लिस्ट से उठाकर कंकरेंट लिस्ट में लाया गया था. एक अपोजिशन हुआ था, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, लेकिन पोस्ट इमरजेंसी पीरियड जो रिवीजन हुआ, जहां पर इंदिरा गांधी ने फिर इलेक्शन जो हारा था, उसके बाद जो ही जनता पार्टी आई इंदिरा गांधी के बाद, जो मोरारजी देसाई, ही केम टू पावर आफ्टर द इमरजेंसी, दे सॉट टू रिवर्स मेनी चेंजेस मेड बाय द 42nd अमेंडमेंट. जो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन 1978 में उन्होंने लाया था, दैट एम टू रिस्टोर सेवरल एस्पेक्ट्स. उन्होंने 44 अमेंडमेंट जो लाया था. हाउएवर, व्हाइल दिस अमेंडमेंट वाज पास्ड इन द लोकसभा, इट वाज नॉट पास्ड इन द राज्यसभा में पास नहीं हुआ था, मेजॉरिटी नहीं थी, और ये कंकरेंट लिस्ट में ही एजुकेशन रहा. अब हम थोड़ा बहुत कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे कि अदर कंट्रीज के साथ क्या, और अपनी कंट्री में देखेंगे, क्योंकि आर्टिकल में इस तरह की चीजें लिखी हुई है. इसी तरह मैं आर्टिकल के हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वहां क्रिस्प लिखा हुआ मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. देखिए बाकी कंट्रीज में क्या है, कंकरेंट लिस्ट में है या स्टेट लिस्ट में. यूनाइटेड स्टेट्स में क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स में एजुकेशन इज प्राइमरीली मैनेज्ड बाय द स्टेट्स and local governments. They set educational standards, tests and oversee colleges and universities. जो फेडरल डिपार्टमेंट है, यानी जो सेंट्रल डिपार्टमेंट है वहाँ का, that focuses mostly on the policies और फाइनेंशियल एड की एजुकेशनल इश्यूज और इक्वल एजुकेशन एक्सेस कर रहे हैं. अगर हम कनाडा की बात करेंगे, कनाडा एजुकेशन इज एंटायरली मैनेज्ड बाय द प्रोविंसेस. प्रोविंसेस मतलब स्टेट्स, वहाँ के स्टेट्स से मैनेज कर रहे हैं एजुकेशन. ईच प्रोविंस हैज इट्स ओन एजुकेशन सिस्टम एंड पॉलिसी. अगर आप जर्मनी में देखेंगे, वहां पर भी लेजिस्लेटिव पावर्स है फॉर एजुकेशन टू द लैंड मतलब स्टेट्स के पास ईच लैंड यानी स्टेट हैज सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी इन मैनेजिंग एजुकेशन सिस्टम. इसी तरह से साउथ अफ्रीका में आप देखेंगे वहां पर भी इसी तरह का सिस्टम है. लेकिन अब अगर हम अपने मुल्क इंडिया की बात करेंगे, अपने मुल्क की बात करेंगे, हिंदुस्तान की बात करेंगे, यहाँ पर जो है एजुकेशन इज इन द कंकरेंट लिस्ट. और अब देयर इज दिस कि एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट से उठाकर स्टेट लिस्ट में लाया जाए, जैसे आर्टिकल में रागराजन सर इसको आर्ग्यू करते हैं. अब जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स जो रीजंस दे रहे हैं, या जिस तरह से इस एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में लाया गया था, उसके कितने रीजंस हैं, या क्यों करना चाहिए हमें इसको बैक टू स्टेट लिस्ट. अगर जनता पार्टी ने किया था, लेकिन उसके पास लैक ऑफ मेजॉरिटी इन द राज्यसभा, फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई, फिर अपोजिशन हुई, नहीं कर पाई इसको वापस. अब ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर डिबेट छड़ी हुई है, बहुत बड़ा सवाल है. लेकिन जो आर्टिकल में लिखा गया है, मैं उस पर जरा आता हूँ. आर्टिकल में एक्सप्लेन में कर रहा हूँ. आर्टिकल में लिखा गया है कि एक चीज जो है, जो लिखते हैं राजारंगन सर, उन्होंने लिखा है आर्टिकल में कि जो एजुकेशन है, मतलब हमारी कंट्री में जो एजुकेशन में जो स्टेट का, यानी यहाँ के जो स्टेट्स का जो रिपोर्ट है, एनालिसिस ऑफ बजटिंग एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन प्रिपेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन 2022, आउट ऑफ टोटल जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है बाय एजुकेशन डिपार्टमेंट्स इन आवर कंट्री एस्टिमेटेड एट 26 लाख करोड़ 2020-2021. 15% इज स्पेंड बाय द सेंटर व्हाइल 85% इज स्पेंड बाय द स्टेट. वो बोलते हैं कि अगर ओनली 15% ही स्पेंड किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली 15% ही करते हैं, फिर ये एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में क्यों है, फिर ये स्टेट लिस्ट में क्यों नहीं है.
क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा इस पर जो है वो स्टेट बॉर्न करता है, वो स्टेट एक्सपेंड करता है। 85% जो पैसा होता है, एक्सपेंडिचर होता है, वो इवन इफ एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड एजुकेशन इज कंसिडर्ड, द शेयर होल्ड आउट टू 24% या 76%। स्टेट लिस्ट में इसको रेस्टोर किया जाए कि वो बोलते हैं कि अगर पूरा हम देखेंगे तो स्टेट्स ही बॉन्ड ज्यादा करते हैं, डिस्पाइट कि ये बताना कि सेंट्रलाइजेशन डज नॉट नेसेसरी मीन दैट द इशू जो है लाइक करप्शन जो है वो शायद स्टेट लेवल पर ज्यादा होता था। पहले उनको लगता था कि जब स्टेट लिस्ट में है तो करप्शन ज्यादा होता है, लेकिन अब क्योंकि नीट हमने देखा, एनटीए हमने देखा, तो अब लगता है कि करप्शन कहीं पर भी हो सकती है, जिस तरह से आर्टिकल एक्सप्लेन करता है। दैट डज नॉट मीन कि अभी जिस तरह से हम नेशनल लेवल पर देखते हैं इरेगुलरिटीज हो जाती हैं, दैट डज नॉट मीन कि करप्शन या जो प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो इसीलिए स्ट्रांगली आर्ग्यू करते हैं कि considering the need for autonomy in view of lion's share of expenditure being borne by the states, there need to be a productive decision towards moving back education to the state list. This would enable them to frame tailor-made policies of syllabus, testing and admission for higher education, including professional courses like medicine and engineering. This is what this article argues, and way forward भी यही है, ये देते हैं कि आर्ग्यूमेंट जो लगे हैं कि कंकरेंट लिस्ट जो प्रोपोनेंट्स हैं इसके ऑफ कीपिंग एजुकेशन इन द कंकरेंट लिस्ट, वो आर्ग्यू करते हैं कि इट इंश्योर्स यूनिफॉर्म एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया, अक्रॉस इंडिया। लेकिन यहाँ पर यह है कि हायर एजुकेशन को जो अपोज्ड है, हायर एजुकेशन को आप कंकरेंट लिस्ट में रखिए, लेकिन जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो यूजी वाली एजुकेशन है, वो आप स्टेट लिस्ट में रखिए। दिस इज द आर्ग्यू। और ये आर्ग्यू है कि इंडिया डाइवर्सिटी मेक्स अ वन साइज फिट फॉर अगर स्टेट्स बेयर कर रहे हैं लैंड शेयर एक्सपेंडिचर ऑफ 85%, देन दे शुड हैव मोर कंट्रोल ओवर एजुकेशन पॉलिसीज। और पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं कि गिवन दैट स्टेट्स मोस्ट of the educational expenditure, a productive discussion on moving education back to state list, ये होना चाहिए हमारे कंट्री में, मूविंग एजुकेशन बैक टू स्टेट्स टू क्रिएट पॉलिसीज टेलर्ड टू देयर यूनिक नीड्स इन टर्म्स ऑफ सिलेबी, लाइक आई मेंशन्ड, टेस्टिंग एंड एडमिशन फॉर हायर एजुकेशन। और इसमें ये भी है कि इम्प्रूव अकाउंटेबिलिटी होगी अगर आप एजुकेशन को वापस स्टेट लिस्ट में लाते हैं। कि दूसरी चीज़ है कि आपकी डाइवर्सिटी पर काफ़ी एक स्टेट की डाइवर्सिटी को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप एजुकेशन को स्टेट लिस्ट में ला सकते हैं तो वो जो वे फॉरवर्ड है, जो इनएफिशिएंसीज भी हैं, एजुकेशनल इनएफिशिएंसी, वो अच्छी होगी। डाइवर्सिटी ऑफ नीड है, इंडिया एक ऐसी कंट्री है ऑफ मैंस कल्चरल लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, जहाँ पे ईच स्टेट हैज अ यूनिक हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड सोशल इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट दैट इन्फ्लुएंस एजुकेशनल नीड्स एंड प्रायोरिटीज। फॉर एग्जाम्पल, curriculum in the state like Tamil Nadu, with its rich Tamil literacy heritage, which differ from that of Punjab, which has its own distinct cultural of historical context. And इसमें ये कि आपकी जब डाइवर्सिटी जो लोकल है, उस हिसाब से आपकी जो अपनी लैंग्वेज में आप अच्छे से एजुकेशन को मोर कर सकते हैं, लिटरेसी रेट को भी ज़्यादा कर सकते हैं, और लोकल लेवल पर भी एजुकेशन को काफ़ी हेरिटेज डाइवर्सिटी समझने में हेल्प मिलेगी, और एजुकेशन जो है लिटरेसी रेट भी बढ़ेगी, और जो लोकल लेवल पर, जो प्राइमरी लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर जो एजुकेशन बनेगी वो रीजनल टच होगा, वो रीजनल्स के हिसाब से होगा। वहाँ की डाइवर्सिटी को, वहाँ का पूरा फैब्रिक जो है वो उस हिसाब से एजुकेशन बनाया जाएगा। तो ये इस आर्टिकल में कुछ चीज़ें लिखी हुई थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।